हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप सभी का मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम दर्पण के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब अपने भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? आईना। आईना। तो आईना को किससे बनाया जाता है? तो आईना को शीशा से बनाया जाता है। तो शीशा को क्या किया जाता है? एक तरफ से रंग दिया जाता है। जैसे मान के चलो एक शीशा लेते हैं इस प्रकार से। एक तरफ से इसको रंग देते हैं, अंदर से मान से रंग देते हैं, और एक हिस्सा इसमें क्या होता है? चेहरा को दिखाता है। चेहरा चाहे तो और कोई वस्तु का प्रतिबिंब को बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? आईना। अपनी भाषा में आईना बोलते हैं, और किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम दर्पण कहेंगे। तो सबसे पहले दर्पण का अगर डिफिनेशन लिखना हो तो दर्पण यानी कि आईना का डिफिनेशन लिखना होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि वैसी कांच का टुकड़ा जो एक तरफ सा रंगा होता है। जैसे लिखेंगे वैसी कांच, या तो शीशा की टुकड़ा, वैसी कांच शीशा की टुकड़ा जो एक तरफ से रंगा होता है। रंगा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। यानी कि अगर कोई सा शीशा को ले लेते हैं, एक तरफ से रंग देंगे, तो हमारा चेहरा उसमें दिखाई देगा। किसी वस्तु का मतलब प्रतिबिंब बनेगा, उसमें फिगर बनेगा। तो उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे मान चलो एक इस प्रकार से समतल कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, एक तरफ से रंग देते हैं, तो इधर से चेहरा दिखाई देगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसे हम दर्पण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो इसे अपने भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? आईना कहते हैं। तो दर्पण को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। अगर समतल कांच का टुकड़ा को एक तरफ से कलाई कर दिया जाता है तो समतल दर्पण बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाता है। अगर मान के चलो जैसे कोई गोला में से काट कर कांच का टुकड़ा को उठा हुआ भाग को रंग देते हैं, तो ये हो गया अवतल दर्पण बन जाता है। अवतल दर्पण बन जाता है। अगर मान चलो फिर से गोला कांच को टुकड़ा को अगर अंदर से रख देते हैं, धंसा हुआ भाग को रख देते हैं, तो ये उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण बन जाता है। तो इस प्रकार से हम दर्पण को तीन भागों में बांटते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या होता है? वैसी कांच का टुकड़ा, जैसे शीशा का टुकड़ा लेते हैं, उसे एक तरफ से रख देंगे तो क्या बन जाएगा? आईना बन जाएगा। तो उसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले दर्पण के विस्तार से हम बात करते हैं कि दर्पण कैसा कैसा होता है। तो दर्पण तीन प्रकार के होता है। तो सबसे पहला दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समतल दर्पण। पहला क्या हो गया? समतल दर्पण। तो इस प्रकार से अगर समतल कांच के टुकड़ा को अगर एक तरफ से रंग देते हैं तो ये क्या बन जाता है? समतल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समतल दर्पण। अगर कोई गोला कांच को टुकड़ा को, शीशा को टुकड़ा को अगर उठा हुआ भाग को रंग देते हैं और धंसा हुआ भाग को ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। अगर फिर से गोला कांच को टुकड़ा को धंसा हुआ भाग को अगर रंग देते हैं तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बन जाता है। अगर सबका डिफिनेशन लिखने का बारी आता है तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं
कि वैसी समतल कांच का टुकड़ा जो एक तरफ से रंगा होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान चलो ये समतल कांच का टुकड़ा है, एक तरफ से रंग देते हैं तो ये समतल दर्पण कहलाएगा। अब अवतल दर्पण क्या होता है? वैसा गोले कांच का टुकड़ा जिसमें ऊठा भाग रंगा होता है और धंसा भाग परावर्तक होता है। ऊठा भाग क्या है? ऊठा भाग क्या है? रंगा होता है। ऊठा भाग रंगा होता है और धंसा भाग क्या होता है? ये धंसा भाग है। तो धंसा भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। मतलब इससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इस तरफ से इसमें प्रतिबिंब बना सकते हैं। और अगर मान चलो वैसा कांच का टुकड़ा जिसमें वैसे गोले कांच का टुकड़ा जो उसमें क्या होता है? ऊठा भाग रंगा होता है और धंसा भाग क्या होता है? परावर्तक होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उसी प्रकार से वैसा गोले कांच का टुकड़ा जिसमें धंसा भाग क्या होता है? धंसा भाग रंगा होता है। धंसा भाग क्या होता है? रंगा होता है। और ऊठा भाग क्या होता है? ऊठा भाग ऊठा भाग परावर्तक होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊठा भाग परावर्तक होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब उठा हुआ दर्पण, तो उठल दर्पण। अपने भाषा में क्या बोल सकते हैं? उठा दर्पण। अवतल दर्पण मतलब हो गया धंसा दर्पण। दर्पण तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है समतल दर्पण। समतल में समतल कांच का टुकड़ा हो जो होता है जो एक तरफ से रंगा होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? धंसा भाग परावर्तक होता है और उठा भाग को रंग दिया जाता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? गोले कांच का टुकड़ा होता है और धंसा भाग को रंग दिया जाता है और उठा भाग को परावर्तक छोड़ दिया जाता है, देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे मतलब इधर से हम वस्तु को सामने देख करके झांक सकते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब दर्पण के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि दर्पण क्या होते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। इसे गोलीय दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको गोले में से काट के बनाया जाता है। इससे क्या होता है? गोले में से जैसे गोला कोई रहता है उसमें से काट करके कांच को एक तरफ से रंग देते हैं तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन समतल दर्पण को गोले में से काट के नहीं बनाया जाता है, किसी भी मतलब समतल कांच का टुकड़ा होता है उसमें से बना दिया जाता है, इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब इसके मुख्य भाग को पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य भाग। तो जैसे मान चलो एक दर्पण हम ले लेते हैं। ये दर्पण हो गया। इस दर्पण को क्या है? ऊठा भाग रंगा है, धंसा भाग क्या है? परावर्तक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? ऊठा भाग क्या होता है? रंगा होता है। ऊठा भाग रंगा होता है और धंसा भाग क्या होता है? धंसा भाग परावर्तक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसका मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं ये देखना होता है। तो इसका मुख्य भाग, इसको अगर दर्पण है तो इसको एम मान लेते हैं, एम डैश मान लेते हैं। तो दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है। दर्पण का एक बीच बीच बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। अंग्रेजी में इसको पोल बोला जाता है। इसको पी से सूचित किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, तब मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। फिर इसी के बाद यानी कि मध्य बिंदु से गुजरने वाली, जैसे मान चलो ध्रुव, मध्य बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं?
प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ए हो गया पी, यानी कि ध्रुव हो गया। बीच वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और मध्य बिंदु से गुजरने वाली दर्पण से सरल रेखा, सरल मतलब सीधी रेखा जो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष। इसमें क्या होता है? फोकस होता है। इसमें होता है एक फोकस। फोकस को हम विस्तार से समझें। फोकस क्या होता है? तो जैसे ये प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रधान अक्ष। अगर प्रधान अक्ष के समांतर यानी कि बराबर अंतर पर, जैसे यहाँ से दूरी इतना दूर है तो इतना दूर पर ही मतलब ये कोई आपतित किरण आता है, इस दर्पण पर कोई आपतित किरण आता है, तो हम बोलेंगे इस प्रकार से कि कोई भी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि इधर से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मतलब मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फिर से समझेंगे, ये क्या है? आपतित किरण है। ये आपतित किरण है, यानी कि जब कोई आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यानी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसी प्रकार से अगर मान चलो सी की बात किया जाए, यानी कि सी का मतलब होता है सेंटर। सी का मतलब सेंटर, इसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसे सी से सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे ये गोलीय दर्पण है और इसको फिर से अगर गोल करते हैं, ऐसे जैसे गोल करते हैं, इस प्रकार से गोल करते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग, ये गोला हो गया, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण हो गया और गोलीय दर्पण के बीच वाले जो बिंदु जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अपने भाषा में इस प्रकार से बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से सूचित कर, यानी कैपिटल सी से सूचित करते हैं, है ना? इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से फिर अगर फोकस दूरी की बात किया जाए, अब फोकस दूरी क्या होता है? जैसे मान चलो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो ए हो गया पी, यानी कि ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस। अब ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगा उसे हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगा उसको फोकस दूरी कहेंगे। इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तब डिफिनेशन हम लिखेंगे। डिफिनेशन एक एक करके लिखते हैं। दर्पण के मुख्य भाग। पहला हो गया ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहेंगे? तो ध्रुव की बात करते हैं। तो ऐसे हम चित्र से यानी कि डायग्राम से पता कर सकते हैं कि क्या है। तो लिखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। इसे किससे? इसे पी से सूचित किया
जाता है। पहला हो गया ध्रुव। तो दर्पण के जो बीच वाला बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। फिर से बोलेंगे फोकस। फोकस बोलेंगे तब लिखेंगे मुख अक्ष के समांतर। किसके? मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। मुख अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। तो जैसे हम समझते हैं फिर से, जैसे दर्पण है, क्या है? एक मान लेते हैं, फिर से देखते हैं, जैसे फिर उठा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे ही दर्पण हो गया, ये हो गया मुख अक्ष, यानी कि बीच बीच जो ध्रुव होता है, ध्रुव के मतलब ध्रुव को मिलाने वाली एक सरल रेखा होता है, उसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा डिफिनेशन बनता है कि मुख अक्ष के समांतर। इसके समांतर तो मुख अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण, जैसे ये आपतित किरण है, यानी कि किरण दर्पण पर आ रही है, इसलिए आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण पर किरण आ रही है। तो फिर से बोलेंगे कि मुख अक्ष के समांतर जब कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे यहाँ से टकराया, इधर लौट रही है, तो दर्पण से परावर्तन हो रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के, ये मुख अक्ष हो गया, ये रेखा हो गया मुख अक्ष। तो फिर से बोलेंगे जब कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। फिर से समझेंगे। फिर अगला स्टेप क्या बनता है? फोकस दूरी। क्या होता है ना? वक्रता केंद्र लिखेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र इसे कहेंगे। अब फिर से बोलेंगे, जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया, क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण को पूरा गोल करते हैं, जैसे गोल गोल कर दिए हैं और इसके केंद्र को बना देते हैं, इसको केंद्र बना देते हैं। अब बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया। तो जैसे ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यानी कि कैपिटल सी का मतलब हो गया सेंटर, यानी कि मध्य बिंदु। उसी प्रकार से हो गया फोकस दूरी। अब क्या हो गया? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? तो ई हो गया जैसे ध्रुव, ये हो गया ध्रुव, मध्य बिंदु ध्रुव हो गया।
ई हो गया फोकस, जैसे फोकस हो गया, इसको फोकस बोलेंगे। ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी बनेगी, यहाँ ये ध्रुव है और ये फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या वही होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, जैसे ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो फिर से वही लिखेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार से हम दर्पण को, उस भाग को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी के नाम से सूचित करने के लिए जैसे एक फिगर बना लेते हैं। दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, ये हो गया पी यानी कि ध्रुव हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। फिर ये रेखा हो गया, इसको ध्रुव कहेंगे। जो रेखा हो गया सरल रेखा, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो आया दर्पण पर, इसे आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इधर से अगर लौट रही है तो परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण कहलाता है। और यहाँ पर जिस बिंदु पर काटेगी मुख्य अक्ष पर, उसको हम क्या कहेंगे? फोकस। इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसको केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। और यहाँ से यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच की फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल से सूचित किया जाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। फिर अगला वीडियो में हम बात करेंगे कि दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं।